गेंदबाजी की बात हो, बल्लेबाजी की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो, राजस्थान की टीम जो 10 खिलाड़ियों के साथ उतरी थी उसने एक बार फिर हल्ला बोला और 57 रन से दिल्ली पर जीत दर्ज कर ली। जीत खास है क्योंकि ऑल राउंड प्रदर्शन जो है वो जबरदस्त तरीके से राजस्थान रॉयल्स का देखने को मिला। क्या 10 खिलाड़ी क्यों? हाँ, मतलब राजस्थान में 10 ही खेलते हैं ना, 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और एक रियान पराग। हाँ, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, रियान पराग को आखिर क्यों खिलाया जाता है। मतलब वैसे आज चर्चा तो होनी चाहिए यशस्वी जायसवाल के उन पहले ओवर में 5 चौकों की, रविचंद्रन अश्विन या फिर चहल की गेंदबाजी की, या चोटिल बटलर के शानदार बल्लेबाजी की, या फिर हेटमायर के वो आखिरी में फिनिश करने को लेकर, या फिर ट्रेंट बोल्ट के शुरुआती ओवर में 2 विकेट और एक बड़े रिकॉर्ड बनाने को लेकर, या डेविड वार्नर की वो अर्धशतकीय पारी, ऑरेंज कैप लेकिन टुक टुक को लेकर सवाल। बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब जिक्र रियान पराग का हो गया तो आज चर्चा कर लेते हैं। लोकल बॉय रियान पराग आज खेलने उतरे और उनका 50वां मैच था। 50वें मैच में भी वो रन नहीं बना पाए और लोगों ने कहा कि यार जो इंसान एटीट्यूड विराट कोहली वाला दिखाता है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, क्योंकि इनका एवरेज केवल 16 का है और अब तक केवल, और इसीलिए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजस्थान की टीम जो है वो केवल 10 प्लेयर साथ खेलती है और एक रियान पराग को साथ में लेकर चलती है। अब वो कौन सी मेहरबानी है ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि उनके एडमिन पेज में भी ऑल टाइम 11 में राजस्थान की जब प्लेयर वो चुन रहे थे तो उसमें रियान पराग को चुना गया। और मेरे जहन में सवाल है कि जो खिलाड़ी 16 का एवरेज रखता है, 50 मैच में 37 पारी में 2 अर्धशतक मारता है, आप ऑल टाइम 11 में कैसे बना सकते हैं। वैसे उनके बारे में चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, मैनेजमेंट में कोई उनका खास है क्या है, जो भी है वो उनकी अपनी किस्मत है। लेकिन हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाई है और वो नाम है यशस्वी जायसवाल। वो लड़का जो गरीबी में जिया, वो लड़का जिसने पानी पूरी की दुकान लगाई, वो लड़का जिसे शुरुआत में खारिज कर दिया गया, बाहर बिठाया गया, लेकिन अब जब वो जॉस बटलर के साथ खेल रहा है तो बटलर को डोमिनेट कर रहा है। स्कोर कार्ड देखिए, मतलब बटलर उसके सामने नहीं नजर आ रहे। 25 गेंदों में 50 रन, पहला ओवर खलील अहमद सामने, पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका, 5वीं गेंद चौका, 6ठी गेंद चौका। वीरेंद्र सहवाग एक जमाने में ऐसा किया करते थे कि पहली बॉल से मारते थे और यशस्वी जायसवाल अब वही कर रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ भी जबरदस्त अर्धशतक था, लेकिन आज की पारी जो है वो बहुत ज्यादा खास थी। 5 ओवर में 60 रन ठोक दिए थे और इन्हीं की बल्लेबाजी की असर है कि 199 जो है वो बहुत दूर नहीं। अब यहां से मेरे मन में तो सवाल है कि क्या यशस्वी जायसवाल अगर इसी तरह खेलते रहे तो टीम इंडिया की T20 टीम में उन्हें इनाम मिलेगा? मुझे लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि जिस इंग्लैंड के टेम्पो की हम बात करते हैं उस टेम्पो में ये खिलाड़ी परफेक्ट बैठता है। मसलन मैं बार बार कह रहा हूं, जॉस बटलर 16 गेंद 25 रन और 25 गेंद 50 रन, ये ट्रेंड सेटर है और ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि ये संघर्ष की भट्टी में तप कर आए हुए हैं, जबरदस्त तरीके से तप कर आए हुए हैं। आउट होने के पहले बहुत जबरदस्त पारी, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। इसके बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए, आप चौथी बॉल पर एक हवाई शॉट मारा, किस्मत साथ नहीं थी, नौकिया ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद रियान पराग हमने जिक्र कर ही लिया कि 2019 में बच्चे थे, बड़े होने दीजिए, 2020 में बड़े होने दीजिए, 21 में बड़े होने दीजिए, 22 में बड़े होने दीजिए, और अभी भी वो बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे डांस वांस करके अपना टीम में जगह बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद जॉस बटलर और शेमरॉन हेटमायर ने इस मैच को संभाला। बीच में मैच काफी स्लो हो गया था, लोगों को लगा शायद 170-80 पर रुक जाएगा, वो भी तब जब 8 ओवर में 95 प्लस थे, जब पहला विकेट गिरा था जायसवाल का। लेकिन फिर बटलर ने शानदार पारी खेली और हेटमायर ने उनका बहुत जबरदस्त तरीके से साथ दिया और उसका असर यह हुआ कि 199 रन राजस्थान रॉयल्स ने बना दिए और असम में हल्ला बोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन ये तो बल्लेबाजों का कमाल था, गेंदबाजी इसके बाद सामने। राजस्थान रॉयल्स का सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर है वो उनका पहला ओवर है। पहले ओवर में वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं और अगर पहले ओवर में डोमिनेट करते हैं तो पूरे मैच में उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। आप बल्लेबाजी की आपने बात की, यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 5 चौके मार दिए। पिछले मैच में भी हैदराबाद के खिलाफ जब चले थे तो उन्होंने विकेट निकाल दिए थे। यही काम वो गेंदबाजी में भी करते हैं। मतलब पंजाब के खिलाफ नहीं कुछ ऐसा असर हुआ था, ना यशस्वी का ना बोल्ट का। आज बोल्ट ने वही किया जो हैदराबाद के खिलाफ किया था। पहली बॉल
माहौल बना दिया। तीसरी बॉल पे विकेट, और उस बार पांचवी बॉल पे विकेट लिया था, इस बार तीसरी और चौथी बॉल पे विकेट लिया। पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी कर रहे थे और ट्रेंट बोल्ट की एक शानदार गेंद आती है और उससे भी शानदार कैच जो है वो संजू सैमसन ले लेते हैं। संजू सैमसन का वो फुल डाइव करके दाईं तरफ कैच पकड़ना बहुत जबरदस्त कैच था। हालांकि इस कैच के साथ एक सवाल ये भी फिर आने लगा कि यार पृथ्वी शॉ क्यों नहीं सीख रहे हैं। मसलन मार्कवुड के खिलाफ पहले मैच में वो संघर्ष करते नजर आते हैं, एक बाउंसर से डर जाते हैं, फिर आला टेढ़ा मारकर बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद शमी के सामने वो स्ट्रगल करते हैं। लखनऊ के गेंदबाज जो हैं, गुजराती गेंदबाज जो हैं, वो उनको स्ट्रगल करवाते हैं बाउंस से। चलिए, आप पेस नहीं खेल पा रहे, आप बाउंस नहीं खेल पा रहे, आप स्विंग नहीं खेल पा रहे। अब सवाल यह है कि आप सीख क्यों नहीं रहे। आपके सामने यशस्वी जायसवाल जैसा लड़का है जो आपके सीजन के बाद आया था, अगले सीजन या उसके अगले सीजन में आया था, और वो टीम इंडिया की दावेदारी को लेकर दरवाजे तोड़ रहा है, और आप अभी भी आईपीएल। मसलन मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। सहवाग ने भी कहा था कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में परमानेंट प्लेयर हो गए हैं, बहुत और खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ अभी भी उलझे पड़े हैं आईपीएल में। हालांकि इसमें तारीफ ट्रेंट बोल्ट की भी होनी चाहिए। ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने पहले ओवर में विकेट लेने का रिकॉर्ड बना रखा है। 2019 के बाद से पहले ओवर में उन्होंने 19 विकेट लिए और सेकेंड नंबर पर कोई भी गेंदबाज दहाई में नहीं है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ट्रेंट बोल्ट पहले ओवर में कितने ज्यादा इंपैक्टफुल हैं। मैं बार बार कहता आया हूं कि मुंबई इंडियंस ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, और उसमें से एक खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट है, क्योंकि पहले ओवर में इनका डोमिनेंस जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है, और ये देखने को मिला। आज सरफराज खान की जगह पर मनीष पांडे को खेलने का मौका मिला। मनीष पांडे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन पहली ही बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। रिव्यू लिया गया, लेकिन रिव्यू काम नहीं आया, वो आउट हो गए। इसके बाद राइली रूसो आते हैं पीएसएल में कई, लेकिन राइली रूसो का बल्ला जो है वो आईपीएल में नहीं चल पा रहा है। मतलब वो स्वीप शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्वीप शॉट और स्विच शॉट के बीच में वो फंस जाते हैं, और रविचंद्रन अश्विन ने आज उन्हें फंसा लिया। स्विच हिट मारने जा रहे थे, लेकिन स्विच हिट बाउंड्री लाइन के बाहर जाने की जगह फील्डर के हाथ में जाती है, और राइली रूसो का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। मिचेल मार्श इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ललित यादव और डेविड वार्नर। ये एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, दोनों के बीच में साझेदारी अच्छी होती है। डेविड वार्नर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, और आईपीएल में वो पहले खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने 6000 रन बनाए सबसे तेजी से। मसलन विराट कोहली और उनके बीच में 50 पारियों का लगभग अंतर है। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा है कि आप इतनी तेज बल्लेबाजी करते बना रहे हैं। हालांकि प्राइम वार्नर जो थे वो अनमैचेबल थे। आज बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि वार्नर भले ही ऑरेंज कैप पा गए हों, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो उनके जैसे बल्लेबाज को सूट नहीं करती, और ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि इसमें दूसरा वर्जन ये है कि वार्नर का साथ देने वाले रुकते ही नहीं है। मतलब पृथ्वी शॉ आते ही आउट आते हैं, उसके बाद 3-4 खिलाड़ी बैक टू बैक आउट होते हैं, तो वार्नर अगर तेज खेलना भी चाहे तो वो खेल नहीं सकते हैं। लेकिन डेविड वार्नर रन बना रहे हैं। अब ये सही है गलत है धीरे खेलना, ये दिलचस्प है, क्योंकि रन तो बन रहा है, लेकिन क्या ये वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर रन बन रहा है, या फिर टीम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इश्यू हो रहा है। लेकिन 6000 रन उन्होंने आईपीएल में बनाए, और पहले ओवरसीज खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा किया, तो उनके लिए एक बार बधाइयां बनती हैं डेविड वार्नर को लेकर। ललित ने भी अच्छी बल्लेबाजी की ट्रेंट बोल्ट के आउट करने के पहले, और उसके बाद तो फिर पॉवेल, पोरेल या कुलदीप अक्सर आए गए चल रहा था, कुछ खास देखने को नहीं मिला। ट्रेंट बोल्ट और यजुवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट निकाले, रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट निकाला, संदीप शर्मा ने 1 विकेट निकाला। और अच्छी बात यह कि इनमें 3 इंडियन बॉलर हैं, और सभी बॉलर जो हैं बोल्ट से मिलाकर वो सब इकोनॉमिकल थे। थोड़े से 1 ओवर मुरुगन अश्विन ने किया था, थोड़े महंगे साबित हुए, 11 रन दिए, और होल्डर भी थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी इतने महंगे साबित नहीं हुए। लेकिन बाकी जो गेंदबाज हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं, और संदीप शर्मा को लेकर खासतौर पर खुशी हो रही, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होने के बाद ये सवाल था कि कौन गेंदबाजी करेगा, और संदीप शर्मा जिस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ये भी शॉकिंग है कि उनका सिलेक्शन आईपीएल में किसी टीम में क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो उनका रिकॉर्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह को टक्कर देने वाला है। वो बुमराह से ज्यादा इकोनॉमिकल हैं, उतने ही विकेट लेते हैं। ऐसे में संदीप शर्मा को अवॉइड क्यों किया गया मेरी समझ से परे, और राजस्थान के लिए वैल्यू फॉर मनी प्लेयर संदीप शर्मा जो है वो दिख रहे हैं। राजस्थान की ताकत है
पहला ओवर ओपनिंग बल्लेबाज उधर बटलर और यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन टॉप 3 उनकी ताकत है। इधर गेंदबाजी में उनके पास 3 अच्छे प्लेयर हैं। चहल विकेट निकालते हैं, बोल्ट विकेट निकालते हैं, अश्विन भी अच्छा कर रहे हैं, संदीप शर्मा सपोर्ट कर देते हैं। तो फिर ये टीम जो है ये 4 चांद लगाती है। जैम्पा को भी अभी नहीं खिलाया इन्होंने। रूट क्या खेलेंगे, तो इनके ताकत ये, इनका आप ऊपर डेट करेंगे तो होगा। लेकिन दिल्ली की मुझे कंडीशन बड़ी खराब लग रही है, लग नहीं रहा कुछ होने वाला। आपको लगता है दिल्ली वापसी कर पाएगी? 3 मैच में 3 हार, मेरे लिए तो बड़ा